गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम आप लोगों को क्लास 10th में अंसाल्व सॉल्व करा रहे हैं और अंसाल्व में अभी तक हमने 2024 का सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज से अब सेट नंबर 4 का सेक्शन ए लेते हैं। आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन कमेंट में अपनी राय बताते नहीं हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो भी पढ़ें कमेंट में उसको जरूर बताएं कि हाँ कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है पढ़कर, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर आप बताएंगे तो हम अपनी चीज़ों को और अच्छे से सुधार पाएंगे और हम आपसे बहुत ज़्यादा समय न लेकर बस इतना कहेंगे कि अच्छे से पढ़िए और अपने यार दोस्त मित्रों को भी चैनल के बारे में बताइए, वो भी पढ़ें, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और हम आपके और भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कराएंगे। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट को करा ले तब। और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं सेक्शन ए के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है कि बहुपद सेट 4 आज से शुरू कर रहे हैं 2024 का। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक, के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए आपको मुझे बता दें कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है फार्मूले से। और यहां पर ये a है, ये b है और ये c है। ठीक, तो अगर इस फार्मूले पे रखेंगे तो -b मतलब -5/a मतलब 3, यही आपका आंसर होगा। लगे हाथ एक चीज और हम बता दें, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a और c/a अगर रखेंगे तो 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था, इसको आप लगा लेंगे, नोट कर लेंगे। हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन 2 में कि समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है, और 4 ऑप्शंस हैं, -3/10, 3/10, -10/3 और 10/3। तो हल करते हैं। समीकरण 2 दिए गए हैं, 2x + ay = 1, यह इक्वेशन फर्स्ट है। 3x - 5y = 7, यह इक्वेशन सेकंड है। और अब हम इस बात पर जाएं, इस प्रॉपर्टी पर जाएं कि कोई भी हल नहीं होगा। a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2। जब यह प्रॉपर्टी लगेगी तब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, अर्थात नो सॉल्यूशन आएगा। तो रखते हैं 2/3 बराबर 1/-5
और हल करते हैं तो 3 एक 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे -10 आएगा और a इक्वल टू -10/3 यही इसका मान होगा। जब हम a बराबर -10/3 रखेंगे तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख चुके होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी, के मूलों की प्रकृति होगी कि परिमेय है, बराबर है, या फिर परिमेय है, असमान है, या फिर अपरिमेय है, या फिर वास्तविक नहीं है। तो अगर मूलों की प्रकृति जानना है तो 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का अगर हम ax² का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करें तो क्या मिलेगा? a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 4, देन इसका विविध कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 4 और d इक्वल टू 5 × 25 माइनस 4 गुना 8 जो कि 32, d इक्वल टू 25 में 32 घटाओगे तो -7 आ जाएगा, अर्थात यह d 0 से छोटा है, d इज लेस देन 0। तो क्या होगा? अर्थात मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मूल काल्पनिक होंगे, विकल्प में वास्तविक नहीं है। तो मतलब चौथा नंबर का विकल्प सही है। आप इसको नोट कर लें। हम लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 4,9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा जब दिया हो तो आप बड़ी सहजता से, धैर्य न खोएं, बहुत सहजता से अगर इसको हल करेंगे तो बड़ी आसानी से ये हल हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि अंत से 10वां पद निकालना है, तो देखें इसमें हम अगर श्रेणी को यहां से मान लें, उल्टा मान लें, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 254 और l बराबर मिल जाएगा 4 और यहां से d बराबर निकालेंगे तो जब इधर से आएंगे तो 14 में से मतलब t2 माइनस t1 अर्थात -5 आएगा। और अब आप फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद कह रहा है तो यहां पर आप an लगाएं, लिखे चाहे an लिखें चाहे l लिखें, 8 10 10वां पद बराबर तो 254 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 गुणा -5 254, 10 में से 1 घटाओगे तो 9, 9 बचे 45, घटाएंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो 9
और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 2, अर्थात अंत से जो 10वां पद आएगा आपका वो 209 आएगा और विकल्प में 209 उपलब्ध है सी, तो ये सी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, दो समरूप त्रिभुज का एक युग्म दिया गया है, ए बी सी। यह 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ 80 डिग्री दिया गया है, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया गया है। एक अन्य ट्रायंगल और दिया गया है जो डी ई एफ, यहाँ पर 80 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही तरीका क्या है। मतलब ये कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, या फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के, या फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप है ई एफ डी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए और समझिए बात को। जैसे इस त्रिभुज का नाम अगर हम ए बी सी रखें तो ए बी सी में कोण बी दिया गया है और कोण बी जो है दो भुजाओं से मिलकर बना है ए बी और बी सी, जिसमें इसमें ए बी भुजा दी गई है 2.5। तो अब ध्यान से समझिए कि कोण डी बी जो है वो 80 है, इधर कोण डी 80 है। इसका मतलब यह है कि कोण बी बराबर कोण डी के, यही इसका संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक। अब कोण बी बनाने के लिए जिन दो भुजाओं का प्रयोग हुआ है वो 2.5 और 3 है। इसमें कोण डी बनाने के लिए जिन दो भुजाओं का प्रयोग हुआ है वो 5 और 6 दिया गया। मतलब भुजाएं अनुपात में दी गई हैं, 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, अर्थात इसके करेस्पॉन्डिंग ए बी के जो अनुपात में है यहाँ पर वो डीई के अनुपात बनेगी। ए बी अनुपात है डीई के और यहाँ पर बीसी सॉरी बीसी अनुपात है यहाँ पर डीएफ के, बीसी अनुपात है डीएफ के। ये संगत भुजाएं बनेगी, करेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा और संगत भुजा। अब जरा समझिए, अगर हम त्रिभुज एबीसी लिख रहे हूं, एबीसी लिख रहे हैं और समरूप बना रहे हैं तो त्रिभुज यहां क्या लिखें। देखिए AB का संगत यहां क्या बनेगा, तो यहां पर AB का जो संगत बनेगा वो ED बनेगा, ED। देखो कोण जहां से शुरू हो रहा है B पर बन रहा है, यहां पर D बन रहा है, तो भुजा AB है तो यहां पर ED बनेगा। तो ED ED और दूसरा फिर दूसरी भुजा इसमें BC आ रही है, इसमें DF बनेगी। तो D और F मतलब EDF, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के, यही इसका आंसर होगा। ठीक। तो इसमें EDF दिया गया है C, विकल्प C जो है वो सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, मिटा दें। हाँ देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मूल बिंदु से
दूरी d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट -3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 और फिर -4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 मात्रक। ये आपका डी का माना गया। ठीक, मूल बिंदु से जो दूरी बनेगी वो 5 मात्रक बनेगी। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही हम सहजता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। आप जैसा भी पढ़ रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, यदि cot A इक्वल टू 3/4 हो तो sec A का मान होगा। If cot A equal to 3/4, then find the value of sec A. It's very simple. A, B, C, cot A equal 3/4 आधार बटा लंब बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, then the find AC equal to 3 square plus 4 square 9 plus 16 25 5 unit, then the value of sec A equal to hypotenuse upon base equal to 5/3. It's the value of sec A. Please note down this question on our copy and we take next question. If tan alpha equal to sin alpha, then the value of alpha. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। देखिए, एक तो हम आपको बता दें कि अगर आपको 0 से 90 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप उस चार्ट में अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि ऐसा कोई ना कोई मान जरूर होगा जो साइन और टैन का बराबर होगा। अगर ऐसा मान बराबर है तो वह एंगल कौन सा है? एक तरीका तो वहां से लिख सकते हैं, जैसे विकल्प में है 0 है, 45 है, 60 है एंड 90 है। ठीक, तो एक तो ऑप्शन है वहां से लिख सकते हैं। दूसरा, हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको कि कैसे निकाला जा सकता है। अगर आप उस चार्ट को याद करें तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो अगर हम लिखें tan, मतलब हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0 डिग्री। लेकिन ये जब मान याद होगा तब कर पाएंगे, अगर मान आपको नहीं याद है तब क्या करेंगे? तो देखें, एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, इतना तो आपको पता होगा, और फिर tan को आप लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। और आगे बढ़ते हैं तो
साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब साइन से साइन काट दोगे तो 1 बराबर कॉस अल्फा। अब देखेंगे कि कॉस में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप पाएंगे कि cos 0 डिग्री इक्वल टू कॉस अल्फा और फिर 0 डिग्री इक्वल टू अल्फा। एक तरीका ये है, एक आपको अगर मान याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मान नहीं भी याद है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया का अनुपात एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखें एक क्षण है और इसकी परछाई है, यहां पर कोण बन रहा है थीटा मान लीजिए। अब देखिए अगर क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये लंबाई अगर 1 है तो छाया √3 है, तो यहां कोण का मान निकालना है। देखें लंब बटा आधार बन रहा है, तो लंब बटा आधार इज इक्वल टू tan थीटा होता है। 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको पता होगा कि tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अर्थात 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 10वां प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। देखिए एक वृत्त के व्यास बना दीजिए के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई समांतर स्पर्श रेखा कितनी बनेगी। तो इस पर अगर हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचे और इस पर, तो यह एक दूसरे के समांतर होंगी। तो खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा की संख्या केवल 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2 होगी और विकल्प नंबर सी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। हम लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो बहुत ही सिंपल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्यखंड क्या है, एक वृत्त है, केंद्र से ये त्रिज्याओं द्वारा बना गया खंड जो होगा वो त्रिज्यखंड होगा। ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 12 है और ये 12। तो देखिए 60/360 पाई इंटू 12 स्क्वायर 6×36, तो 1/6 गुणे पाई और गुणे 12 और गुणे 12, 6 दूना 12 काट दो, 12 दूना 24 पाई सेमी स्क्वायर, 24 पाई सेमी स्क्वायर
आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। इसको नोट कर चुके होंगे, मिटा दें। ठीक, मिटा के हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास d है, यदि एक गोले का व्यास d है, गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा। तो ध्यान समझिए, अगर व्यास d है, व्यास d है तो त्रिज्या क्या होगा, d/2 बनेगा। और गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r की जगह आप d/2 क्यूब रखिए। 4/3 पाई d क्यूब बटा 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8 काट दीजिए, पाई d क्यूब बटा 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा। यह मात्रक जो कि कुछ दिया नहीं गया है, तो इतना मात्रक इसका आयतन होगा, पाई d क्यूब बटा 6। विकल्प नंबर 6 सही है, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या r है तो यही आपका अर्धगोले, अच्छा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो शब्दों का फर्क है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। जरा समझ लीजिए कैसे। मान लीजिए एक पिंड है, एक गोला है, एक बॉल